ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसा कि आपने बीते दिन देखा कि नॉर्थ एमसीडी का जो बजट है वो पेश हो चुका है। नॉर्थ एमसीडी के बजट में क्या कुछ खास रहा, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेता सदन योगेश वर्मा। तो हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं योगेश वर्मा से कि क्या कुछ खास था कल के सदन के अंदर। योगेश जी, कल जो नॉर्थ एमसीडी का बजट पेश हुआ है उसके अंदर क्या मुख्य बिंदु रहे? क्योंकि पहला मुख्य बिंदु अगर हम जानते हैं तो वो ये है कि 1.5 करोड़ रुपए सभी निगम पार्षदों को मिलने वाले हैं काम करने के लिए। तो इसके बारे में हम चाहेंगे पहले आप दर्शकों को बताएं कि कैसे आप उसका अरेंजमेंट करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी की स्थिति इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है और ना ही कोई भी नॉर्थ एमसीडी को इस तरह से देख रहा है कि वो जो रेवेन्यू है बहुत अच्छे से जनरेट कर पा रहा है या फिर आगे कर पाएगा। तो कैसे भरोसा देंगे सबको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो बजट था हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस हालात के अंदर बजट को देना और कोई कर को ना बढ़ाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके लिए हमने प्रयास भी किए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बजट हमने रखा है वो वास्तविक तथ्यों के आधार पर रखा है। हमने किसी भी चीज़ को बढ़ाया नहीं है, किसी भी चीज़ को घटाया नहीं है। जितना हमें मालूम है कि हमारे कॉरपोरेशन के अंदर पिछले 3 वर्षों के अंदर कितनी हमारी आय थी, कितने हमारे व्यय थे, तो उसके आधार पर हमने बजट को रखा। तो इसमें हम लोगों ने हर एक जो बिंदु को छुआ है, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे वो उच्च वर्ग हो, सबको हमने सहूलियत दी है। किसी के ऊपर बजट कोई भी किसी का कर नहीं बढ़ाया गया, किसी के ऐसे काम नहीं किया गया किसी को परेशान और हताश होना पड़े। तो आप देखोगे अगर हम चलें, एक एक चीज़ को लेकर चलें, हमने रेडी पटरी वालों के लिए हम लोगों ने ऐसा काम किया है कि अक्सर देखने को मिलता है कि तय बाजारी वाले जितने लोग हैं उन लोगों को दिक्कतें आती थी कहीं ना कहीं पर अपने मंथली जो पेमेंट जमा करवाने में। उनको कहीं ना कहीं अधिकारी भी तंग करते थे और उसके साथ में कुछ कागजी कार्रवाई ऐसी हो जाती जिसके कारण वो परेशान रहते थे। तो हमने ऑनलाइन इनका डिपॉजिट करवाने का फैसला किया है। जिस प्रकार से हाउस टैक्स जमा होता है, अन्य टैक्स जमा होते हैं, उसी प्रकार से अब इनका ये जमा होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी राहत के काम है तय बाजारी वालों के लिए। अब तय बाजारी के साथ साथ हमने व्यापारी वर्ग को भी ध्यान में रखा। कोरोना काल में पिछले जो 6 महीने हैं हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थे। उस चुनौती को देखते हुए हमने सबसे पहले, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो हाउस टैक्स नहीं दे पाया, हम उनके लिए एक स्कीम लाए। उस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति जो पिछले सालों के अंदर हाउस टैक्स नहीं दे पाया, उसको हमने विदाउट पेनल्टी, विदाउट इंटरेस्ट का हमने एमनेस्टी स्कीम निकाल दी। हमारे यहाँ पर जो अनऑथराइज कॉलोनीज थी, जो 544 अनऑथराइज कॉलोनीज जो हमने रेगुलराइज किए हैं, अब उनको भी, क्योंकि छोटे छोटे मकान हैं, कोई 25 गज का है, कोई 50 गज का है, कोई 100 गज का है, तो हमने उनको भी राहत दी है कि आप रेजिडेंशियल के अंदर आप 2 साल का जमा करवाएं, कमर्शियल के अंदर आप 4 साल का जमा कराएं, पिछला सारा माफ़ हो जाएगा। तो ये आपके एरियर्स ख़त्म हो गए। इसी प्रकार से अक्सर एक बात हमेशा आती थी कि बहुत से बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, वो हाउस टैक्स नहीं दे रहे थे। अब उनकी भी कुछ दिक्कतें थी। उनका ये कहना था कि एक ही कैटेगरी में जो है किसी लैंड को एच कैटेगरी में आ गई और किसी को जी कैटेगरी में दिया गया है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो कॉरपोरेशन के हाथ में नहीं थी, क्योंकि एमवीसी का गठन जो है दिल्ली सरकार करती है। अब हम कई वर्षों से ये प्रयासरत थे कि उनके जो है फैक्टर को चेंज करें, कैटेगरी को चेंज करें, लेकिन उसमें समय लगने वाला था और आज हमें फंड्स की ज़रूरत थी। तो करीब 1500 गोदाम ऐसे हैं जो मेरा ये मानना है कि जो रोहिणी जोन, नरेला जोन और सिविल लाइन जोन के अंदर हैं, उन लोगों को हमने एक राहत दी है कि आप 4-4 साल का अपना हाउस टैक्स जमा करवाएं तो आपका पिछला सारा माफ़ किया जाएगा। एक तो हमारे इससे पिछले 4 साल का रेवेन्यू आ जाएगा, उसके साथ वो लोग आगे फ्यूचर में भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो कदम हुआ है ये हमने किया।
सफाई कर्मचारियों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम 2006 तक के जितने भी हमारे लेफ़्ट आउट केसेस थे उन लोगों को हम पक्का करने जा रहे हैं। फिर उसके साथ में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी थे जो किसी ने कंपनसेट ग्राउंड पे जिनकी नियुक्ति होनी थी, उनको भी हमने कह दिया कि हम आपकी सभी मांगों को 2 महीने के अंदर अंदर उसके लिए हम काम करने वाले हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप किसी भी क्षेत्र में चलें, हमने इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर चले जाओ, फैक्ट्री लाइसेंसिंग को इतना इजी कर दिया है, अब केवल 4 पेपर आप अपलोड करो, उन 4 पेपर्स के अंदर आपने अपना ऑनरशिप प्रूफ देना है, फायर का एनओसी देना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट देना है और साथ में एक सेल्फ अंडरटेकिंग देनी है। आपका फैक्ट्री लाइसेंस ऑनलाइन क्लिक आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने जनरल लाइसेंस को कर दिया, ऑनलाइन आप क्लिक करें, पेपर अपलोड करें, आपका ऑन फैक्ट्री। तो ये जो सारे काम हमने किए हैं, इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ने वाला है। अब आप अगर आगे चलें कि जैसे आज जितने भी हमारे जो गेस्ट हाउस बने हुए हैं उसमें दिक्कत आती है कि फायर की एनओसी नहीं मिलती थी, लेकिन हमने प्रावधान किया, लोगों को ये कहा है कि 12 मीटर तक के जितने भी गेस्ट हाउस बने हैं उनको हम लाइसेंस देने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू भी आएगा, वो लोग खुल के बिजनेस भी कर पाएंगे उनको जब लाइसेंस देंगे। फिर इसी एक नई पॉलिसी जो हम लेकर आए, जो जितने भी मोटल्स हैं, जितने भी फार्म हाउसेस हैं, हमने उनके लिए पॉलिसी लेकर आए हैं कि आप एनुअली हमें एक चार्ज देंगे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, क्योंकि शादियां आज भी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति होता गया कि किसी का अपना फार्म हाउस है या अपने रिश्तेदार का फार्म हाउस है, अब उसे बाहर जाकर किसी महंगी जगह पे शादी करनी पड़ती है, तो वो उसको यूज़ कर सकता है, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो पंडाल लगा सकता है। तो इससे एक हमें रेवेन्यू भी आएगा। लोग जो, क्योंकि होता क्या है कि जब शादियाँ होती हैं, इकट्ठी होती हैं और वो चिन्हित स्थान होते हैं, उस चिन्हित स्थान के कारण वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब वो जगह जगह पे थोड़ी फैल जाएगी तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी हमारी ख़त्म हो जाएगी और इससे हमें रेवेन्यू भी आ जाएगा। अब आगे हम चलें, इस प्रकार की जो सहूलियतें हमने दी हैं, अब अक्सर जो ये सारी चीज़ें थी इसको हमने लाए, स्मार्ट पोल्स को हम लेकर आ रहे हैं। स्मार्ट पोल्स में क्या हो गया, आप देखते होंगे कि जगह जगह एलईडी लाइट्स हैं, इसका ज़माना आ गया है। तो एडवर्टीजमेंट कोई करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को, तो हमने वो पोल्स लगाए हैं, उसके आधार पर आप लोग जो है वहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट कीजिए प्रोडक्ट को, और उनको भी कमाई होगी, हमें भी कमाई होगी। जनता को सहूलियत देने के लिए हम लोगों ने पर्यावरण के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति आज उसकी छोटी सी कोई ज़रूरत है, उसे घर से कोई सामान लेने जाना है, सबसे पहले तो उसे ज़रूरत होती है, वो अपनी गाड़ी निकालता है। तो आज हम ई बाइक्स की एक सुविधा अपने यहाँ पर लेकर आए हैं। ई बाइक्स में आप लोग देखेंगे कि आपके घर के बाहर आपको स्टैंड मिलेगा, जो आपने मेट्रो स्टेशन के साथ देखे होंगे, छोटी छोटी साइकिल्स हैं वो, जो उसमें ना तो आपको हेलमेट की ज़रूरत है क्योंकि उसकी एग्जम्प्ट है वो, और ना ही आपको उसमें कोई पेट्रोल यूज़ होना है, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। तो हमने उसका ध्यान रखते हुए हमने नॉर्थ दिल्ली के अंदर स्कीम लेकर आ गए हैं, वो पास हो चुकी है हमारी, जल्दी ही हम उसके लिए टेंडर निकालने वाले हैं। आपको अपने घर से गाड़ी लेकर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लेकर जाएं और किसी भी मार्केट में छोड़ दीजिए, वो अपने आप उसको कलेक्ट करेगा। वो केवल 1 रुपया या 1.25 रुपया पर किलोमीटर आपसे पर मिनट चार्ज करेगा आपसे। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी को निकालते हैं, उससे पॉल्यूशन भी होता है, ट्रैफिक जाम भी होता है और आप पहुंचने में भी देर हो जाती है। फिर आपको चिंता भी रहती है कि मैं पार्किंग में गाड़ी छोड़ कर गया हूँ, उसके चार्जेस अलग लगते हैं आपके, तो आपको कितनी सहूलियत मिलने वाली है। इसी प्रकार से ई चार्जिंग में हम लोग अब इस बार ये प्रावधान भी लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी जो पार्किंग्स हैं एमसीडी की, उसमें हम उस पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले हैं। चार्जिंग स्टेशन जो खुलेंगे प्रत्येक पार्किंग के लिए कंपलसरी होगा, उससे हम ई बाइक्स को, ई गाड़ियों को बढ़ावा देंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग जहाँ वहाँ अवेलेबल होगी, तो हम चाहते हैं कि हर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बाद लोगों को यह सुविधा मिले कि उसको मालूम हो कि मैं कहीं अपनी गाड़ी को चार्ज करना चाहूँ 1 घंटा 2 घंटा, तो वो कर सकता है। तो ये सुविधा हम देने वाले हैं। अब पोल्यूशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने, आप देखते हैं दिल्ली सरकार का एक बहाना होता है कि पराली, वो पराली कहीं जलती है लेकिन एक्सक्यूज़ उनके पास होता है, लेकिन ये काम जो दिल्ली सरकार का था हम लेकर आए हैं।
हमने ये पॉलिसी लाए हैं कि गो पराली, जिसको हमने नाम दिया है, जितनी भी पराली होगी उसको जो गाय का और जो अपने पशुओं का जितना भी गोबर होता है उसके साथ मिक्स करके उपले बनाएंगे। वो हमारे हिंदू संस्कारों में इसको शुद्ध भी माना जाता है कि जब हम किसी का संस्कार करते हैं उसमें उपलों का यूज़ करते हैं। वो उपले हम संस्कार में देंगे, लकड़ी भी कम उसमें यूज़ होगी, तो लकड़ी को, पर्यावरण को बचा रहे हैं। साथ में वो हमारी पराली जो वेस्ट हो जाती थी उसका हम फायदा भी होगा, उसके हम पैसे भी देंगे लोगों को। तो गो पराली के ऊपर लेकर आए। अब पर्यावरण के लिए हम लोग, अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने और भी अन्य काम किए हैं। स्मोक टावर लगा दिए हमने, स्मोक टावर की हम व्यवस्था अब करने जा रहे हैं जल्दी से। इसी प्रकार से आज दिल्ली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है आवारा पशुओं से। आवारा पशुओं के साथ आप देखते होंगे कि कहीं पर वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, वो सफाई नहीं रह पाती, और उसके साथ साथ ट्रैफिक जाम भी होता है, बीमारी का भी कारण बनते हैं। तो इसके लिए हम एक बड़ा ही कानून के अंदर बड़ा ही कड़ा प्रावधान लेकर आए हैं कि जितने भी इलीगल डेयरी मालिक हैं उन लोगों को हम लोग 5,000 रुपये प्रतिदिन प्रति ऑफेंस का चालान कर पाएंगे। इसमें हमने ऑथराइज़ किया है अपने वेटनरी डिपार्टमेंट को भी, अपने वर्क्स डिपार्टमेंट के जेईई को भी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी, और अन्य विभाग को भी ऑथराइज़ कर दिया है कि आप जो वैध डेयरियाँ चल रही हैं आप उनका चालान कीजिए। योगेश जी, ये जो पॉइंट आपने अभी डिस्कस किया आवारा पशुओं वाला, ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर पहले से कोई नियम नहीं बना हुआ था या इनके चालान पहले नहीं होते थे या चालान की जो रकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो रोकथाम किया जाना चाहिए था, वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। क्या आप मानते हैं जो बदलाव अब कानून में हुआ है उससे आवारा पशुओं की जो समस्या है, जिससे ट्रैफिक जाम भी होता है, गंदगी भी होती है और बहुत सारी समस्या जो हैं वो अब खत्म हो पाएंगी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि पहले जो कानून था उसमें केवल 500 रुपये तक का चालान की पावर थी और उन सब चीज़ों का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। लेकिन आज अब हम इनको जब आर्थिक रूप से भी तंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब जितनी भी जो आवारा पशु होते हैं हम उनको जब गौशाला लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें देना पड़ता है। जब हमने इनको घोघा डेयरी में स्थान उपलब्ध करा दिया है तो यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं होते? तो जब हम इनको, उसके साथ हम अपने एक्शन तो लेंगे ही, ये सारा काम चलेगा। लेकिन जब आर्थिक रूप से भी जब हम इनको अब दंड देंगे तो मेरा ये विश्वास है कि हम इनको बहुत जल्दी इसके अंदर जो है इनको हम काबू कर पाएंगे। और इसके साथ ये चीज़ तो आपको पता है ना कि इन सब चीज़ों में एक मिली भगत भी चलती है, तभी जो आवारा पशु हैं वो हमें सड़कों पे तो नज़र आते हैं लेकिन कभी उनके ऊपर एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता है। ये तो आप मानते हैं ना? तो क्या आप मानते हैं कि वो मिली भगत कम होगी, खत्म होगी? देखिए, इसके लिए हम नई पॉलिसी लेकर आए हैं। उस पॉलिसी का नाम दिया है जिसकी माइक्रोचिप उसकी भैंस। अब आपको मैं बता दूं कि हम नई पॉलिसी के तहत हम एक ऐसी चिप प्रत्येक डेयरी ओनर के लिए कंपलसरी कर देंगे कि वो चिप प्रत्येक पशु के साथ लगाई जाएगी। उससे हम इमीडिएटली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस डेयरी वाले का पशु है। अगर उस पशु के कारण कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके डेयरी के मालिक को प्रोसिक्यूट करेंगे। अगर उसके पशु आवारा घूम रहे हैं तो उसको भी हम एक्शन लेंगे। तो इसीलिए हम ये भी एक पॉलिसी लेकर आए हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमें कानून को बदलना है और लोग जिस प्रकार से बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें कानून को बदलना होगा। तो ये हम लोग लेकर आए हैं। इसके साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपने कर्मचारियों की बात की, कहीं नेगलेक्ट करते हैं या कोई तंग करते हैं। हम इस बार एक जल्द ही सिटीजन चार्टर लेकर आ रहे हैं। सिटीजन चार्टर जो हमारे सभी जोन, हमारे सभी कार्यालयों के बाहर लिखा होगा कि आपके इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि कितनी है, और उस अवधि के अंदर अगर वो काम नहीं होता है तो आप उच्च अधिकारी को कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ साथ हमने ये भी प्रावधान कर दिया है कि अगर उस जोन के अंदर हमारा उपायुक्त उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर पब्लिक डीलिंग के वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उनको सुनेंगे। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है
तो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उनकी कंप्लेंट को सुनेंगे। तो ये इसलिए किया गया है कि लोगों को बार बार कहीं पर अपने काम के लिए भटकना ना पड़े। इसके साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस बार हम मेयर ऑफिस के अंदर एक अलग से ऑफिस का गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे जितने भी लाइसेंसिंग से रिलेटेड हैं, डेथ और बर्थ से रिलेटेड जितने भी काम हैं, कोई भी व्यक्ति किसी ने ऑनलाइन कोई चीज़ अप्लाई करी है और उसका वो काम नहीं हो पाया है, तो इसके ऊपर एक चेक रखा जाएगा। हमारे जो स्टाफ है वो प्रतिदिन की रिपोर्ट हम लोगों को देगा कि आज इतने लाइसेंस अप्लाई हुए, इतने इशू किए गए, इतने रिजेक्ट किए गए और पेंडेंसी का कारण क्या है। उससे क्या होगा कि हमें हमारी नॉलेज में प्रतिदिन की एक रिपोर्ट आ जाएगी कि आज इतने लाइसेंस अप्लाई हुए हैं तो उसका कारण क्या है, रिजेक्ट होने का भी कारण आ जाए और उसके लिए एक्शन ना लेने का भी कारण आ जाए। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। तो ये एक कदम हमने इसके साथ साथ बढ़ाया है। योगेश जी, आपने एक मिल्क कियोस्क की भी बात की है अपने बजट के अंदर। हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि विकास गोयल जो कि नेता विपक्ष हैं, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि इस तरह की जो चीज़ें या प्रावधान आप लोगों ने किए हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ाने की तरफ एक कदम है, क्योंकि ये निगम पार्षद ही डिसाइड करने वाले हैं कि आखिर ये जो मिल्क कियोस्क हैं वो कौन लगाने वाला है, किसको मिलने वाले हैं, किसकी आय कितनी है, ये सब निगम पार्षद डिसाइड करने वाले हैं। तो एक भ्रष्टाचार को एक बढ़ावा मिलने की का तरफ एक कदम है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो विपक्ष है ना, इनको हर काम में भ्रष्टाचार दिखता है, क्योंकि उनकी आंखों में भ्रष्टाचार समाया हुआ है। हम लोग जनता के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आपके घर के पास एक पार्क के अंदर एक मिल्क शॉप खुली हुई है और एक आपकी वेजिटेबल शॉप खुली हुई है, तो आपको क्या अपनी गाड़ी उठाकर मार्केट में आना पड़ेगा? सुबह आपका बच्चा जब आप घर से उठे तो अगर वो सामने घर के सामने पार्क से अगर केवल दूध, देखिए मिल्क प्रोडक्ट और जो ये डेयरी प्रोडक्ट, साथ में अगर कोई सब्जी की ऐसी दुकान जिसके लिए जिस परिवार को अपने ब्लॉक से निकलकर बाहर ना जाना पड़े, ये एक सुविधा दी गई है। अब उसकी सुविधा के अंदर भी हम कोई ओपन तो काम नहीं कर रहे या किसी को दे रहे हैं, इसके लिए ओपन टेंडर होगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी की पूरी होगी, पूरी पारदर्शिता होगी। मैं तो विकास गोयल जी को कहता हूं कि अगर आप भी चाहते हो तो आप भी अपने किसी साथी को अप्लाई करवाइए, देखिए पारदर्शिता है या नहीं है। केवल भ्रष्टाचार बोलकर भ्रष्टाचार बोलकर वो काम नहीं करने देते। आज बजट सेशन के अंदर आज विपक्ष की भूमिका का पता चल गया कि वो कितने सीरियस है बजट के लिए, कितने सीरियस है दिल्ली की जनता के लिए, कि उन्होंने मुझे बजट नहीं पढ़ने दिया, उन लोगों ने नारे लगाए। ये आज तक का काला दिन होगा उत्तरी दिल्ली नगर निगम का, सभी निगमों का, कि किसी विपक्ष ने बजट सेशन के अंदर इतना उत्पात मचाया, इतने गलत काम किए। मैंने अपने लाइफ के अंदर कभी नहीं सुना था कि बजट सेशन के अंदर भी इस प्रकार का उत्पात मचाकर आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हो? आप जनता की कामों के लिए सीरियस नहीं हो, आप जनता के बजट के लिए सीरियस नहीं हो, आप नहीं चाहते कि हम कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं। आपको चाहिए था अगर हम कुछ गलत करते हैं आप हमें टोकते। आपके पास राजनीति करने के लिए आगे जनरल हाउस आने वाले हैं, आप राजनीति करते, उसमें बात रखते अपनी, लेकिन अगर मैं बजट रखते हुए कोई बात को गलत कह रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो आप उसको बात को मुझे टोकिए, आप मेरी बात को बताइए। ये हमने एक अपॉर्चुनिटी दी थी। हमने जब नेता विपक्ष ने विकास गोयल जी ने बजट पढ़ा, हमने पूर्ण तन्मयता के साथ हमने उस बजट को सुना। उन्होंने जो सुझाव दिए हमने उन सुझावों को भी अपने साथ रखा। हमने केवल इसीलिए कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं हाउस के अंदर। मुकेश गोयल जी ने अपनी बातों को रखा, मैंने उनके बहुत सारे सुझावों को अपने बजट के अंदर रखा। मुझे अच्छे लगे सुझाव वो जो जनता के लिए अगर काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपने मुकेश जी के रेजोल्यूशंस को भी रखा है अपने बजट के अंदर, लेकिन मुकेश गोयल का तो सीधे तौर पे यही कहना था कि इतना शोर था, इतनी अराजकता बनी हुई थी सदन के अंदर कि समझ ही नहीं आया कि क्या पास हुआ क्या नहीं हुआ। तो शोर कौन मचा रहा था? शोर तो आम आदमी पार्टी मचा रही थी ना। मैं तो बजट पढ़ रहा था, तो जब मैं पढ़ रहा हूं
तो मेरे कोई साथी, मेरा कोई पार्टी का व्यक्ति तो शोर नहीं मचा रहा था। उन्होंने तो इतना तक प्रयास किया कि मेरे हाथ से बजट खोसकर उसको फेंकने की कोशिश करी। इस प्रकार का प्रयास भी किया गया। जब इतना घिनौना काम किया गया तो इवन मेरे साथियों को मेरे साथ आकर खड़ा होना पड़ा। इस हालात के अंदर मुझे बजट पढ़ना पड़ा। ये शर्मनाक बात थी विपक्ष के लिए। और मुकेश गोयल जी, मैं तो मुकेश गोयल जी का धन्यवाद करता हूं कि वो बड़े शांत तरीके से, उनका पूरे कांग्रेस दल शांत तरीके से सुन रहा था इन सब बातों को। मैं बोल रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो रवैया था वो बिल्कुल नकारात्मक था, शर्मनाक था। मैं कहूँगा कि ये मुख्यमंत्री को इसके लिए दिल्ली की जनता से और विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली की जनता, नगर निगम की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए जो रवैया उनके पार्षदों का था। नेतृत्व की कमी भी बताई है मुकेश गोयल। उनका कहना है कि नेता सदन का काम होता है सदन को अच्छे से चलाना, सुचारू रूप से चलाना, अच्छे तरीके से वार्तालाप हो, चर्चा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर निशाना साधा है कि आप उस चीज़ में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए, मैं नाकाम होता अगर मेरी पार्टी के पार्षद कोई शोर मचाते, वो काम ना करने देते, तो मैं नाकाम था। शोर कौन मचा रहा था? आम आदमी पार्टी। मैं नेता सदन बीजेपी का तो हूं, आम आदमी पार्टी का नेता सदन नहीं हूं। तो ये ड्यूटी बनती थी विकास गोयल की, नेता विपक्ष की ड्यूटी बनती थी कि अपने पार्षदों को समझाते कि आज बजट सेशन है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से बात को सुनना चाहिए। अगर कोई बात गलत है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। आप तो पहले सोच कर आए थे। मेरे बोलने से पहले उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, बेंच पर खड़े हो गए। यह तो मैंने आज तक नहीं देखा। किस प्रकार से वो महिला पार्षद और ये सारे मिलकर हैं, इतना उत्पात मचाया हुआ था सब लोगों ने। 4 रेजोल्यूशन आपने आम आदमी पार्टी के पास करें, जिसमें 2 विकास गोयल के हैं और 2 उनकी निगम पार्षदा के हैं। कौन कौन से हम जानना चाहेंगे? देखिए, उनके जो सुझाव आए थे वही सेम सुझाव हमारी पार्टी की तरफ से भी आए हुए थे, मुकेश गोयल जी की तरफ से भी आए हुए थे। हमने उन सब सुझावों को क्लब कर दिया। सफाई कर्मचारियों की बात हुई, हमने कहा बिल्कुल हम चाहते हैं उनको नियमित रूप से तनख्वाहें मिले। क्यों नहीं मिले? सभी कर्मचारियों को मिले, उनका जो अधिकार है क्यों ना मिले, और उसके लिए हम बैठे हैं देने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि पैसा आएगा कहाँ से। वो पैसा दिल्ली सरकार ने देना है, लेकिन वो देना नहीं चाहती। अब वो उनको मालूम था आज कि जो उन्होंने झूठे आरोप अपने बजट भाषण में लगाए थे, उनको मालूम था कि आज मैं उनका एक एक आरोपों का जवाब देने वाला हूँ। योगेश जी, मैं आपसे ना एक चीज़ जानना चाहती हूँ। जब अखिलेश पति त्रिपाठी उनके एमएलए यहाँ पर बजट सेशन के अंदर चर्चा के दौरान आए थे, तब उन्होंने 2600 करोड़ की कुछ बात की थी कि तीनों एमसीडी को पैसा जारी हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से। वो तीनों एमसीडी की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को इसमें आपत्ति होती है कि नॉर्थ एमसीडी का सदन है और नॉर्थ एमसीडी की ही जितना लेन देन है उस पर बात होनी चाहिए, उसके बजट पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब आप 13,000 करोड़ की बात करते हैं तो वो भी आप तीनों ही एमसीडी की जो पैसा है उसको मिलाकर बात कर रहे होते हैं। आपने कहीं पर भी कभी भी ये नहीं बोला कि नॉर्थ एमसीडी को इतना पैसा लेना है। आप हमेशा 13,000 करोड़ का जो रकम है ना उसको लेकर आगे चले। तो क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है, आम आदमी पार्टी करे तो गलत? क्या ऐसा भी कुछ? देखिए, 13,000 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो हम तीनों मेयर इकट्ठे होते हैं, तीनों नेता सदन इकट्ठे होते हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इकट्ठे होते हैं, तीनों निगमों के पार्षद इकट्ठे होते हैं, तब 13,000 करोड़ की बात होती है। अब वो बात हमने कब की? आप मेरा बजट भाषण उठाइए, मैंने उसमें लिखा है 13,000 करोड़ तीनों निगमों का, 6,379 करोड़ उत्तरी दिल्ली नगर निगम का। मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, हमारे अध्यक्ष स्थायी समिति ने भी स्पेसिफिकली लिखा है उस बात को। अब मैं आपसे आपके माध्यम से अखिलेश पति त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं, आप किस निगम के लिए नामांकित हैं? उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए। आप किसकी बजट की चर्चा करने आए हैं? उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए। आप किसके मंच में खड़े होकर बोल रहे हैं? उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए। तो आप बरगलाते क्यों हैं? वो उन्होंने ये नहीं बोला। जब उन्होंने बोला कि हमने 2900 करोड़ नगर निगम को दिया, तब महापौर ने बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं। 2900 करोड़ अगर आपने दिया तो हिसाब दीजिए, मैं आपको हिसाब देता हूं कि आपका कितना आया है। फिर जब उनको बोला कि ये तो मैं फंस गया, आप रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, हम तो उस पर कोई कह ही नहीं रहे। रिकॉर्डिंग निकलवाइए, उसके अंदर बड़ा क्लियर बोल रहा है कि हमने नगर निगम को आपको 2900 करोड़ दे दिए। तो ये बोलना तो हमारा बनता है।
हम जब 13,000 करोड़ की फिगर बोलते हैं तो तीनों निगमों का बोलते हैं, अपने निगम की बात करते हैं तो 6,379 करोड़ रुपए बोलते हैं और आज भी बोलते हैं। लेकिन वो लोग झूठ बोलने वाले हैं, झूठों के सरताज हैं। मैं तो इतना और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा राजनीतिक पार्टियों का, तो अगर कहीं नाम होगा आरोप लगाने में, झूठ बोलने में, फिर उसके बाद माफी मांगने में, इतिहास में नाम आएगा आम आदमी पार्टी का। योगेश जी, आपने जब शुरुआत में चर्चा की हमसे तो आपने कहा कि हमने ना तो कुछ बढ़ाया है इस बार बजट में, ना ही कुछ घटाया है, लेकिन विकास गोयल ने अपने बयान में ये कहा है कि जहां कोरोना जैसी बड़ी महामारी के वक्त 6600 करोड़ रुपए कमाने की बात निगम कर रहा था, और इस बार जबकि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आप 6400 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो क्या स्थिति अब सही है या पहले सही थी, जो आपने बढ़ाने की जगह आय को घटाने की बात कही है? उन्होंने लगता है बजट को पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने केवल जो है नेता कांग्रेस दल के उस लाइन को पकड़ा। मैंने अपने बजट के अंदर हर चीज़ को क्लैरिफाई किया है। जो बजट, जो इनकम पहले दिखाई गई थी, उसको हमने उस तरीके से व्यवस्थित किया है जिसमें कहीं फिगर की कहीं चेंज नहीं आ रही है। मैं विकास गोयल जी से कहना चाहता हूं कि इसका जवाब भी मैंने बजट में दे दिया। वास्तविक मैंने टैली किया है और इनको कोट भी किया है, मुकेश गोयल जी को कोट किया है, इनके तीनों नेता उनको भी कोट किया है कि आप लोग जब कोई पहले जब आता था कि आपने बढ़ाया क्यों कि जी ये वास्तविकता के आधार पर नहीं है, घटाया तो घटाया क्यों, अरे चित भी मेरी पट भी मेरी। कोई आटा गूंद रहा है तो बोलते तू हिलती क्यों है। अरे भाई, हमने आपके सामने वास्तविकता के आधार पर ये जो है काम कर दिया, और आपको वास्तविकता पसंद नहीं है क्योंकि आपको तो झूठ का गुब्बारा फैलाना है, इसलिए आप लोग इस प्रकार के आरोप लगाओगे। अरे आरोप लगाना है ना तो आप ये लगाओ कि आपका ये काम गलत है। हमारे किसी काम को गलत नहीं कह पाए। आप अगर उनका पूरा बजट भाषण उठा लें, उन्होंने 2017 का कोट किया, 2019 का कोट, 18 का कोट किया, लेकिन पूरे बजट भाषण के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फिगर गलत है और ये आप गलत कह रहे हो। योगेश जी, मैंने शुरुआत में आपसे जैसे पूछा था कि 1.5 करोड़ रुपए एक निगम पार्षद को मिलने हैं। 104 निगम पार्षद है नॉर्थ एमसीडी की, अगर हम बात करें तो लगभग 152 करोड़ रुपए बनते हैं। तो क्या आप इस स्थिति में हैं जो वायदा आपने बजट में किया है वो पूरा होगा? क्योंकि अब जनता तो निगम पार्षदों को उसी नजर से देखने वाली है कि आप तक 1.5 करोड़ रुपया पहुंच चुका है, तो हमारे इलाके में काम क्यों नहीं हो रहा? तो क्या उन्हें मिलेगा या फिर ये सिर्फ बजट तक ही सीमित रह जाएगा? नहीं, ऐसा है, जब बजट बनाया जाता है उस बजट के अंदर पहले आपको अपने एक्सपेंडिचर दिखाने होते हैं, फिर आपको अपनी इनकम दिखानी होती है कि मेरे ये प्रपोज्ड एक्सपेंसेस ये हैं, प्रपोज्ड मेरी इनकम ये है। अब आप जो कह रहे हैं कि आज कोरोना काल के अंदर हमारे हालात ख़राब थे, वो 4 महीने 6 महीने जो थे हमारे लिए बड़े चुनौतीपूर्ण थे, जिसके कारण आज ये हालात बने। लेकिन अब आप खुद कह रहे हैं कि आगे कोरोना जब नहीं होगा, आप भविष्य वक्ता हैं, आप कह रहे हैं कोरोना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात पे खुश हूँ कि हम भी चाहते हैं ना हो। लेकिन अगर मैं आज उसे प्रपोज नहीं करता तो क्या कल मैं खर्च कर सकता था? आज मुझे अपने बजट के अंदर वो प्रावधान रखना पड़ेगा। बजट का मतलब क्या है? प्रपोज्ड एक्सपेंसेस, प्रपोज्ड इनकम, यही तो बजट होता है कि हम इतने 1000 करोड़ रुपया, इतने 1000 रुपया इसके ऊपर लगाएंगे, फिर उसके पैसा कहाँ से आएगा वो लगाएंगे। अगर आज मैं नहीं रखता, कल को ये कहते हैं इन्होंने जो बजट में प्रावधान नहीं रखा, ये पैसा लगा कैसे रहे हैं, ये काम इलीगल है। अरे थोड़ी सी तो समझ रखिए। आप लोग नेता विपक्ष हैं, नेता कांग्रेस दल हैं, आप लोगों को चुनाव में आज काउंसलर बने हुए कितना वक्त हो गया, कितनी बचकानी बातें कर रहे हो आप लोग। आप लोग समझते ही नहीं है कि बजट का मतलब क्या होता है, कुछ समझना ही नहीं चाहते। इसका मतलब तो यह है, बजट का मतलब यह है कि हमें प्रपोज्ड एक्सपेंसेस, प्रपोज्ड इनकम को रखना है। और फिर जब हमने पहले ही कहा है कि सबसे पहले अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें देंगे, सैलरी देने के बाद जो हमारे अर्जेंट जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं उसको देंगे, उसके बाद हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। आदमी को हमेशा, मेरा ये मानना है, व्यक्ति को हमेशा आशावान होना चाहिए
ये निराशा वाले लोग हैं, ये कभी बुझी हुई बातें करेंगे, अच्छी बातें आपको करते हुए दिखेंगे ही नहीं। तो ये थे योगेश वर्मा, नेता सदन नॉर्थ हेम्पसिटी से, जिनसे हमने चर्चा की जो नॉर्थ हेम्पसिटी का बजट पेश हुआ है उसके ऊपर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ, क्योंकि हम आप तक नगर निगम के चुनावों तक लगातार एक एक खबर पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं डिंपल भारद्वाज सोनू के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।